हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपकी सीईटी मेंस की तैयारी यहाँ पर अच्छी चल रही है। आपके एग्ज़ाम कब होने हैं ये तो अभी तक कुछ भी श्योर नहीं है, बट हम यहाँ पर ईवीएस के कुछ क्लासेस हमने स्टार्ट कर रखी है। कुछ नहीं, ईवीएस का कंप्लीट पोर्शन हम यहाँ पर करने वाले हैं। आपको करीब 70 से 80% मैंने ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट में अपडेट करा हुआ है और आपके रिसोर्सेज यहाँ पर चले हुए हैं। इससे पहले डिज़ास्टर मैनेजमेंट आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ मैं। अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। 7419055279 पर व्हाट्सअप करके आप पेड पीडीएफ का इन्फॉर्मेशन मुझसे ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको ईवीएस मिलेगा, साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट मिलेगा, साथ ही रोड सेफ्टी और हरियाणा जीके आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए, काफ़ी कैंडिडेट ने लिया हुआ है एक्सेस, अगर आपको भी चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो और अपनी तैयारी को आप इजीली पीडीएफ के थ्रू भी कर सकते हैं। HSCC CET मेंस एग्जाम के लिए आपकी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यहाँ पर चली हुई है। टॉपिक 5 रहने वाला है आज का। फॉरेस्ट रिसोर्सेज को कंप्लीट आज की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। वन संसाधन के बारे में जो कुछ भी सारी चीज़ें, जितने भी आपके नियम कानून लागू होते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, सारी सब कुछ चीज़ें यहाँ पर आज इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं, फूड रिसोर्सेज होते क्या हैं, इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। चैलेंजेस कौन से फेस करने पड़ते हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज में, और आपका जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है ISFR बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, और साथ ही आप हरियाणा से हैं, आपका एग्जाम हरियाणा स्टेट का है, तो हरियाणा फॉरेस्ट रिपोर्ट भी आपने यहाँ पर ज़रूर पढ़नी है, जो कि लेटेस्ट 2021 में आई थी। उसके बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हम पढ़ेंगे 1980, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए टीचिंग गोल्स को, अगर अभी तक नहीं किया है तो। हम यहाँ पर क्लासेस आपकी CET मेंस एग्जाम के लिए स्टार्ट करे हुए हैं। चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट कर लेते हैं। फॉरेस्ट रिसोर्सेज होते क्या हैं? देखिए, हम रिसोर्सेज पढ़ते हैं, है ना, ऐसे संसाधन जो आपकी जो नीड्स है उसको फुलफिल करते हो। अब यहाँ पे ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे संसाधन जो हमें वन से मिलते हैं, जो हमें जंगलों से मिलते हैं, वो हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज होते हैं। Forest resources refer to the various goods and services that are derived from the forest and other wooded land। यानी कि ऐसे रिसोर्स, ऐसे गुड्स और सर्विसेज जो हमारे नीड्स को फुलफिल करते हैं, जो हमारे बेटर के लिए होते हैं, जो हमें जंगलों से मिलते हैं, हमें वनों से मिलते हैं, ठीक है, या फिर अन्य जंगली भूमि से हमें प्राप्त होते हैं, वो क्या होते हैं? वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज कहलाते हैं। इसके अंदर आप सभी को पता है क्या कुछ सारी चीज़ें होती हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइडेड अ वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेज इंक्लूडिंग टिम्बर। इमारती लकड़ी हम यहाँ से लेते हैं। अपने अब जब कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह होता है तो हम बड़ी बड़ी लकड़ियाँ वहाँ पर यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहीं से आती है। फॉरेस्ट से हमें फूड भी मिलता है, ईंधन मिलता है, हम लकड़ियाँ यूज़ करते हैं, और अदर मटेरियल्स भी हमें यहाँ पर मिलते हैं। और साथ ही फॉरेस्ट इक्वली इम्पॉर्टेंट है किसके लिए? बहुत सारे स्पीसीज़ है प्लांट्स के, एनिमल्स के, जो सर्वाइव करते हैं, उनका हैबिटेट होता है। हैबिटेट का मतलब उनका आवास होता है, जंगल में ही रहते हैं। जैसे शेर, चीता, हिरन, ये हमारे यहाँ घर में नहीं रहते ना, ये जंगलों में रहते हैं। इनके लिए हम एक प्रॉपर आवास होता है, इनके लिए एक हैबिटेट होता है जहाँ पर ये सर्वाइव कर पाते हैं। हर जगह पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी स्पीसीज़ होती है, बहुत सारी स्पीसीज़ हमारे नोन में भी नहीं होती है। ऐसे स्पीसीज़ प्लांट्स की हो चाहे एनिमल्स की हो, उनके लिए घर होता है, ये वन उनके लिए घर होता है। एंड दे हेल्प टू प्रोटेक्ट वाटर सप्लाईज एंड मेंटल सॉइल हेल्थ। साथ ही जो पानी की जो आपूर्ति है, जो जल आपूर्ति है, उसको भी सप्लाई करने में हेल्प करते हैं। बिकॉज आप सभी को पता है वर्षा आने का कारण एक तरीके से वन होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं वर्षा आने का कारण, और साथ ही मिट्टी की हेल्थ को भी बना करके रखते हैं। तो फॉरेस्ट एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बिकॉज अगर हम CO2 की बात करें तो CO2 को भी एब्जॉर्ब करने का काम यहाँ पर फॉरेस्ट करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हम लोग रिलीज करते हैं। ठीक है, तो उसको भी एब्जॉर्ब करने का काम कौन करते हैं? फॉरेस्ट करते हैं। तो अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो फिर CO2 को एब्जॉर्ब कौन करेगा? ठीक है, तो ये भी एक अहम कंसर्न है, एक मुद्दा है ये इस चीज़ का, जिसके अंदर हम लोग मेनली जो बात करते हैं वो टिम्बर की बात करते हैं, जो इमारती लकड़ी है। टिम्बर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट रिसोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट रिसोर्स होता है ये टिम्बर, इमारती लकड़ी, और ये सभी को पता है क्या होती है। इट इज़ यूज्ड इन अ वेराइटी ऑफ वेज, फ्रॉम हम कंस्ट्रक्शन से लेकर के फर्नीचर और साथ ही पेपर प्रोडक्शन यानी कि कागज़ उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। सो ये फॉरेस्ट रिसोर्सेज से रिलेटेड था। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हो, ये आपकी टिम्बर है, जिसको आप इमारती लकड़ी बोलते हो, और ऐसे इसका इस्तेमाल आपने ऐसे फट्टे वगैरह देखे होंगे ना, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। सो ये कहाँ से मिलती है? ये हमें जंगलों से मिलती है। फॉरेस्ट ऑल्सो हेल्प टू रेगुलेट क्लाइमेट, को भी रेगुलेट करने का काम करते हैं।
कैसे रेगुलेट करने का काम करते हैं भाई, जो चीज़ें जैसे अगर हम CO2 को ही लेकर के चले, हम लोग जब ब्रीद आउट करते हो तो CO2 रिलीज़ करते हो, साथ ही CO2 रिलीज़ और भी अदर तरीके से होती है, तो उसको बैलेंस करने का काम करते हैं। क्लाइमेट को, हमारा जो जलवायु है उसको, वातावरण है उसको यहाँ पर बैलेंस करने का काम किया जाता है। किसके द्वारा? फॉरेस्ट के द्वारा। हमारी वेदर पैटर्न को फिल्टर करता है, पॉल्यूटेंट्स को, जितने भी प्रदूषक है उनको फिल्टर करने में हेल्प करता है, और साथ ही वाटरशेड्स को भी प्रोटेक्ट करने का काम फॉरेस्ट करते हैं। सो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आते हैं, हम अपनी छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आते हैं, फॉरेस्ट हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होते हैं। इनका हमारे जीवन में एक अलग ही जो है योगदान होता है, तो हमें इसको कंजर्व करना भी हमारा कहीं ना कहीं ये हक हो जाता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, हम इनको कंजर्व भी करें। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वन संसाधनों के प्रकार कौन से होते हैं? वन से हमें जो संसाधन मिलते हैं उसके अंदर हमें ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स, सॉयल, वाटर, एयर, ये सभी क्या है? ये सभी इसके टाइप्स हो जाते हैं। मतलब हमें जो है वन से इतनी सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती है। ठीक है, हम इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। अब हम 4 मेन लेयर्स को पढ़ेंगे। फॉरेस्ट जो है मेनली 4 लेयर से बनी हुई होती है, और इन 4 लेयर्स को हम अच्छे से यहाँ पर जो है कवर करेंगे, जिसके अंदर आपका पहला है इमरजेंट लेयर, दूसरी आपकी कैनोपी लेयर है। डायग्राम से आप यहाँ पर देख सकते हैं, आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट आपकी इमरजेंट लेयर है, सेकेंड आपकी कैनोपी लेयर है, अंडर स्टोरी लेयर 3rd नंबर पर आ जाती है, और आपका फॉरेस्ट फ्लोर। जो आपका जो हाइट है ना, जो सबसे ऊंचे पेड़ है वो आपके इमरजेंट लेयर के होते हैं, यानी कि ये सबसे ऊपर होते हैं, सबसे लंबे पेड़ होते हैं, मैक्सिमम सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद आपका कैनोपी लेयर होते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे आपका यहाँ पर डिक्रीमेंट लेयर में आता जाएगा, वैसे वैसे जो पत्तियाँ होती है वो बड़ी होती जाती है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके, बिकॉज फोटोसिंथेसिस में सनलाइट चाहिए होती है, इनको अपना खाना बनाने के लिए सनलाइट चाहिए होती है। उसके बाद ये लेयर जो है 2nd नंबर पर आपकी कैनोपी है, जो कि इनसे छोटे होते हैं। अंडर स्टोरी लेयर है, ये आप 3rd नंबर पर देख सकते हो, और जब सबसे नीचे ये जो झाड़ियाँ टाइप है, जो छोटे छोटे पौधे हैं, वो आपका फॉरेस्ट फ्लोर टाइप आ जाता है। ठीक है, तो ये 4 तरीके हैं जो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। इमरजेंट लेयर है सबसे पहली उभरती हुई परत आप जिसको बोलते हो, जो कि आपको दिखती है दूर से ही। टोलेस्ट ट्रीज होते हैं फॉरेस्ट में, जो कि 200 फीट अराउंड के होते हैं, और ये इमरजेंट का मतलब जो आपको उभरता हुआ दिखता है, जो आप जब आप दूर से देखते हो तो आपको मैक्सिमम चीज़ें यही दिखती है, बिकॉज ये सबसे बड़े होते हैं। दीज ट्रीज हैव ब्रॉड लीव्स, इनकी चौड़ी चौड़ी पत्तियां होती हैं, और सबसे ज़्यादा सनलाइट ये ग्रहण कर लेते हैं, बिकॉज सबसे ऊपर होते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट जो है ये पत्तियां यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये आपकी इमरजेंट लेयर होती है, उभरती हुई परत होती है। 2nd नंबर पर अगर बढ़े तो आपका कैनोपी लेयर होता है। द कैनोपी लेयर इज जस्ट बिलो द इमरजेंट लेयर, इसके जस्ट नीचे आपकी ये जो लेयर है वो आपकी कैनोपी है। इट इज़ थिकन बाई मेज ऑफ स्मूथ ओवल लीव्स, इसकी जो लीव्स होती हैं वो अंडाकार शेप की होती है, अंडाकार पत्तियाँ होती है, चिकनी अंडाकार पत्तियाँ होती है, इसकी शाखाएं होती हैं, और ये फॉरेस्ट की प्राइमरी लेयर होती है। आपसे पूछ ले क्वेश्चन में, बताओ फॉरेस्ट की प्राइमरी लेयर कौन सी होती है, तो जो प्राथमिक परत है जंगल की वो कौन सी होती है, वो आपकी कैनोपी लेयर होती है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बढ़ते हैं 3rd नंबर पर अंडर स्टोरी लेयर। अंडर स्टोरी परत जो होता है वो सनलाइट यहाँ तक पहुँच नहीं पाता, बिकॉज ऊपर का जो आपका इमरजेंट लेयर है, जो आपका कैनोपी लेयर है, वो ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में तो आपका इमरजेंट लेयर ही सनलाइट को रिसीव कर लेता है, और जो बची कुची है वो आपका कैनोपी लेयर जो है रिसीव कर लेता है। नीचे तक लाइट बहुत कम पहुँच पाती है, तो जो सनलाइट है वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाती है बिलो द कैनोपी लेयर। हैंस द प्लांट डेवलप लार्जर लीव्स टू, इसलिए ये जो पेड़ होते हैं इनकी बहुत बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी को खींचने की कोशिश करें अपने फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, आप अगर यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे तो ये इमरजेंट लेयर है, यहाँ पर जो बड़े बड़े पौधे हैं वो मैक्सिमम सनलाइट ले लेते हैं, फिर जो बची कुची है वो कैनोपी लेयर ले लेता है, यहाँ तक तो सनलाइट पहुँच ही नहीं पाती, इसलिए इनकी जो पत्तियाँ होती है वो ब्रॉडर लीव्स की होती है, बहुत छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं, ताकि वो भी सनलाइट एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज प्लांट्स को सनलाइट चाहिए होती है। उसके बाद सबसे नीचे जो आता है वो आपका फॉरेस्ट फ्लोर होता है। फ्लोर मतलब फर्श हो जाता है ना, मतलब नीचे, बिल्कुल नीचे होते हैं, इसलिए इसको फॉरेस्ट फ्लोर बोलते हैं, वन तल। सनलाइट यहाँ तक पहुँच नहीं पाती है फॉरेस्ट फ्लोर तक, एंड हैंस इट इज़ डार्क एंड ह्यूमिड, इसलिए यहाँ पर डार्क होता है, अंधेरा होता है, और ह्यूमिडिटी मतलब नमी होती है। इट ऑफर्स अ रिच सोर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ फंगस, यहाँ पर जो है एक तरीके से फंगस की ज़्यादा वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है फंगस की,
और डेड लीव्स, ब्रांचेस और डेड एनिमल्स डिके इन दिस लेयर। जो भी डेड लीव्स है, जो भी पत्तियां खराब हो गई है, गल गई है, सड़ गई है, जो टहनियाँ खराब हो गई हैं, जो मरे हुए एनिमल्स हैं, वो इस लेयर में क्या हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं, मतलब कि सड़ जाते हैं, ठीक है, मिक्स हो जाते हैं, फिर वो डिके हो जाते हैं। तो ये 4 लेयर हैं जो कि आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आनी चाहिए है। उसके बाद बात करते हैं कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, क्या क्या चुनौतियाँ हैं फॉरेस्ट के सामने, इस चीज़ को हमने यहाँ पर समझना है। इसके अंदर अगर बात करें तो सबसे पहला जो चेंज है वो आपके क्लाइमेट चेंज है। जो आपका जलवायु परिवर्तन है वो सबसे बड़ा एक तरीके से चेंज है यहाँ पर। क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंज फेसिंग फॉरेस्ट टुडे। आज के टाइम में सबसे बड़ा एक जो चुनौती बन गया है वो हमारा जलवायु परिवर्तन बन गया है, और इसके बारे में हमने बार बार डिस्कस भी किया है। आपके सामने पहले भी ईवीएस में ऐसे टॉपिक्स मैंने लाए हैं और उस पर वीडियो बनाई हुई है, आप अगर उनको देखेंगे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। रेजिंग टेम्परेचर यानी कि जो हमारा तापमान है उसमें वृद्धि हो गई है। क्यों वृद्धि हो गई है? क्योंकि हम लोग हार्मफुल गैसेस को रिलीज़ कर रहे हैं और साथ ही इसका जो बैलेंस होता है वो हो नहीं पा रहा है, बिकॉज हम लोग पेड़ भी नहीं लगा रहे हैं, हम लोग डिफोरेस्टेशन करते जा रहे हैं। जो बचे हुए जो पेड़ है उनको भी हम लोग काटते जा रहे हैं। इसकी वजह से जो बैलेंस है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं डगमगा गया है। तो टेम्परेचर जो है वो राइज हो गया है। आपने ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट पढ़ा होगा, मैंने अपनी वीडियोस में बहुत बार आपको समझाया है। ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट आपने देखा है, ठीक है। चेंजिंग प्रेसिपिटेशन पैटर्न एंड इंटेंसिफाइंग स्टॉर्म्स ऑल हैव सीरियस इम्पैक्ट्स ऑन फॉरेस्ट हेल्थ, यानी कि बढ़ता तापमान, वर्षा के पैटर्न में बदलाव, तेज़ तूफान जो है वनों के स्वास्थ्य पर यहाँ पर प्रभाव डाल रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु का जो परिवर्तन है वो एक तरीके से एक भयंकर परिणाम यहाँ पर फॉरेस्ट के सामने लेकर के आ रहा है। उसके बाद वार्मर टेम्परेचर है। टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है, हम लोग बहुत सारी हार्मफुल गैसेज है उसको रिलीज़ कर रहे हैं, उसको बैलेंस वो हो नहीं रहा है। इसकी वजह से जो तापमान है वो हमारा बढ़ चुका है। आपने ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा होगा ना कि भाई जितने भी आपकी ग्लोबल वार्मिंग जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसमें वृद्धि हो गई है। ग्रीन हाउस गैसेज एक्चुअल में होती है बट एक ऐसे अमाउंट में होती है जो हमारे सर्वाइवल के लिए अच्छी होती है, बट आज के टाइम में हमने उसको ज़्यादा कर दिया है। ज़्यादा करने की वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर राइज हो गया है, ठीक है। दैट मे लीड टू मोर फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस वाइल्ड फायर्स, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, ज़्यादा फ्रीक्वेंट और मतलब अधिक तीव्रता के साथ जंगलों में आग लग जाती है। आपने देखा होगा अमेजोन के जंगलों में आग लग गई थी। चेंजिंग प्रेसिपिटेशन पैटर्न, वर्षा के पैटर्न में यहाँ पर जो है बदलाव हो गया है, और इसकी वजह से यहाँ पे सूखा भी है। ड्रोट मतलब सूखा पड़ने लगा है, विच कैन कॉज ट्रीज टू डाई। इसकी वजह से जो फॉरेस्ट में जो पेड़ है वो कहीं ना कहीं डाई कर जाती हैं और मेक मोर ससेप्टेबल टू पेस्ट एंड डिजीज़, यानी कि ये जो पेड़ होते हैं ये वाहक बन जाते हैं किसके, जो भी डिजीज़ है, कोई बीमारियां हैं उसके ये वाहक बन जाते हैं। बिकॉज जो एक टेम्परेचर चाहिए होता है, भाई सबको टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर हम लोग अगर ह्यूमन बींग है, हमें भी एक सूटेबल टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर वो टेम्परेचर हमें नहीं मिलेगा तो हम भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए पेड़ पौधों को भी एक सूटेबल टेम्परेचर यहाँ पर रिक्वायर होता है। अगर वो टेम्परेचर नहीं इनको मिलेगा तो फिर उस केस में, उस स्थिति में जो पेड़ है वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, और इस वजह से कीटों और बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम में भी सारी चीज़ें हैं, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना। PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अनसस्टेनेबल हार्वेस्टिंग यहाँ पर हो गया है, मतलब कि कटाई की अस्थिर प्रथाएं। Practices are another major challenge in many parts of the world. Forests are harvested at rates, मतलब कि यहाँ पर हम जो है फॉरेस्ट में, यानी कि जो जंगल है, पेड़ पौधे हैं, उनकी कटाई जिस रेट से हम करते जा रहे हैं उतनी जल्दी ही हमारा जो फॉरेस्ट है वो रीजनरेट हो नहीं पा रहा है। भाई पेड़ को लगने में और फिर उसको बड़ा होने में टाइम लगता है, लेकिन हम जिस तेज़ी से पेड़ों को काटते जा रहे हैं वो जो रेट है वो हमारी कहीं ना कहीं ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पेड़ जो है रीजनरेट हो। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से आपका क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, आपका टेम्परेचर में भी बदलाव हो रहा है, और जो बायोडाइवर्सिटी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बैलेंस नहीं हो पा रही है, वो इफेक्ट हो रही है। This means that the forests are not able to provide the same level of biodiversity and other benefits that they once did. यानी कि एक भाई जंगलों में बहुत सारी प्रजातियां रहती हैं, उनके सूटेबल टेम्परेचर में वो रहते हैं, बट जिस तरीके से हम पेड़ों की कटाई करें, जिस तरीके से जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर परिवर्तन हो रहा है, जो क्लाइमेट में परिवर्तन हो रहा है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं इकोसिस्टम अफेक्ट हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी हमारी इफेक्ट हो रही है, और जो चीज़ें पहले होती थी वो उस तरीके से नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है।
डिफोरेस्टेशन तो एक अहम मुद्दा है ही, बात ही सारी पेड़ों की कटाई की हो रही है। डिफोरेस्टेशन मतलब होता है वनों की कटाई करना, ठीक है। हमने ऊपर यही चीज़ पढ़ी है कि हम लोग जिस रेट से पेड़ को काट रहे हैं उस रेट से हम लोग जनरेट नहीं कर रहे हैं। इज़ द अनदर मेजर चैलेंज वाइल सम डिफोरेस्टेशन इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ फॉरेस्ट साइकिल। मतलब एक नेचुरली भी भाई कोई पेड़ होता है जो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है मान लो, या फिर डाई कर जाता है या फिर गिर जाता है, तो एक नेचुरल पार्ट होता है। बट मच ऑफ इट इज़ कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, और ज़्यादा इसमें से जो डिफोरेस्टेशन का जो चीज़ें हो रही है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रही है। मानवीय जो एक्टिविटीज़ है, जो क्रियाएं हैं, उनकी वजह से हो रही है। जैसे लोगिंग करना, माइनिंग करना, मतलब कि इलीगल हम लोग पेड़ काट रहे हैं, है ना। आप लोग मूवीज़ वगैरह में भी देखते हो, जो टिम्बर है उसकी भी इलीगल उसकी जो है लोगिंग करी जा रही है। भाई जहाँ पर आपको प्रतिबंधित है पेड़ काटना, फिर भी कुछ लोग हैं वहाँ पर जो पेड़ काटते हैं। आपने पुष्पा मूवी भी देखी होगी ना। लोगिंग, माइनिंग और एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, खेती के लिए जो विस्तार है वो बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से हम लोग जंगलों में भी खेती करने लगे हैं, जंगलों में भी घुस गए हैं। डिफोरेस्टेशन डिस्ट्रॉय करता है इंपॉर्टेंट हैबिटेट्स। अब डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, पेड़ नहीं है तो वो सूटेबल टेम्परेचर हो नहीं पाता, और जो प्रजातियां जंगलों में सर्वाइव करती हैं उनके लिए वो एक जो प्रॉपर उनका हैबिटेट होता है, उनका आवास होता है, उनके लिए जो सूटेबल टेम्परेचर होता है वो यहाँ पर नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है। और अगर उनको हैबिटेट नहीं मिलेगा, उनको अगर वो आवास नहीं मिलेगा, तो फिर प्रजातियां भी विलुप्त हो जाती हैं। रिड्यूसेस कार्बन स्टोरेज कैपेसिटी, अगर पेड़ नहीं होंगे तो कार्बन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, एंड कैन लेड टू सॉइल इरोजन। अगर पेड़ नहीं होंगे तो जो मिट्टी है उसको जकड़ने का काम पेड़ करते हैं, तो उसकी वजह से सॉइल इरोजन भी होता है। सॉइल इरोजन क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। एंड वाटर पॉल्यूशन, और इसकी वजह से पानी भी पॉल्यूटेड हो रहा है। तो डिफोरेस्टेशन के तो बहुत सारे यहाँ पर क्या है, एक तरीके से साइड इफेक्ट है, जो कि एक मेजर चैलेंज है फॉरेस्ट के लिए। इलीगल लॉगिंग की अगर बात करें तो एक मेजर चैलेंज है भाई। बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रतिबंधित होती है, गवर्नमेंट की तरफ से भी होती हैं, बट फिर भी कुछ लोग नहीं मानते हैं। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लॉगिंग इज़ डन विदाउट प्रॉपर परमिट। आपको अगर फॉरेस्ट में अगर आप कुछ भी काटते हैं तो उसके लिए परमिशन की ज़रूरत होती है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। इसको नहीं मानते हैं कुछ लोग, और अवैध तरीके से वहाँ पर कटाई करते हैं। इस अवैध कटाई को ही इलीगल लॉगिंग बोलते हैं, ठीक है। रिजल्टिंग इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, इसकी वजह से जो फॉरेस्ट उसमें विनाश हो रहा है, और इम्पोर्टेंट जो हैबिटेट, जो आवास होता है प्रजातियों का, उसमें जो है कमी आ रही है, और साथ ही जो रिसोर्सेज है वो भी यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। तो इलीगल लॉगिंग यहाँ पर एक अहम मुद्दा है। ये कुछ हमने जो है अहम मुद्दे पढ़े, कुछ सीरियस कंसर्न पढ़े फॉरेस्ट रिसोर्सेज के, इनसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉरेस्ट की जो डेफिनेशन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन है फॉरेस्ट की, बट जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने डेफिनेशन दी है उसको हम ज़रूर पढ़ेंगे। फॉरेस्ट इंक्लूडेड नेचुरल फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्लांटेशन, जंगल के अंदर, वनों के अंदर क्या क्या आ जाता है, जो प्राकृतिक वन है वो भी आ जाते हैं, और जो हम पेड़ पौधे लगा करके जो खुद से, मतलब ह्यूमन मेड आप फॉरेस्ट उसको बोल सकते हो, वो दोनों चीज़ें फॉरेस्ट के अंदर आती है। इट इज़ यूज टू रेफर टू लैंड विद अ ट्री कैनोपी कवर ऑफ मोर देन 10%। फॉरेस्ट हम किसको कहेंगे, जहाँ पर जो आपका पेड़ों की जो संख्या, जो ट्री कवर है, जो पेड़ों की जो कवर करने की जो संख्या वो 10% से ज़्यादा हो, एंड एरिया ऑफ मोर देन 0.5 हेक्टेयर, यानी कि 0.5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली भूमि को संदर्भित करता हो, तो वो किस में आता है, वो आपका वन के अंदर आता है, ठीक है। आप हिंदी मीडियम में भी यहाँ से पढ़ सकते हो। फॉरेस्ट आर डिटरमाइंड बोथ बाय द प्रेजेंस ऑफ ट्रीज एंड एब्सेंस ऑफ अदर प्रीडोमिनेंट लैंड यूजेस। फॉरेस्ट का मतलब क्या है कि जहाँ पर पेड़ों की प्रेजेंस हो काफ़ी मात्रा में, भाई पेड़ तो होंगे ही, अगर वन तो बनते ही किससे हैं, पेड़ों से बनते हैं, वहाँ पर रहने वाली प्रजातियों से बनते हैं, जीव जंतु से बनते हैं, पेड़ पौधों से बनते हैं। तो वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ ट्रीज हो, और साथ ही एब्सेंस हो, एब्सेंस मतलब ना हो, आप वहाँ की जो भूमि है उसको किसी भी अदर तरीके से आप यूज़ ना करते हो, तो वो क्या है, वो आपका फॉरेस्ट के अंदर आता है। ट्री शुड बी एबल टू रीच ए मिनिमम हाइट, जो पेड़ है उसकी मिनिमम हाइट 5 मीटर हो, और जो यंग स्टैंड्स है दैट हैव नॉट येट बट आर एक्सपेक्टेड टू रीच ए क्राउन इंटेंसिटी ऑफ 10%। यंग स्टैंड का मतलब होता है ऐसे ग्रुप ऑफ मतलब ऐसे पेड़ों की कम्युनिटी टाइप, जहाँ पर सेम पेड़ आपको मिलते हैं, सेम कंपोजिशन के, सेम टेक्सचर के पेड़ मिलेंगे, वो ग्रुप्स में हो, तो वो आप यंग स्टैंड आप उनको बोल सकते हो। यंग स्टैंड दैट हैव नॉट येट बट एक्सपेक्टेड, मतलब अभी तक वो इतने हुए नहीं है, बट एक्सपेक्टेड है कि वो कितने बड़े हों, उनकी जो क्राउन डेंसिटी हो 10% हो, और उनकी हाइट जो है वो 5 मीटर हो, तो वो सब किस में आता है, वो फॉरेस्ट में आता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं,
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, संवैधानिक प्रावधान क्या कहता है वनों के बारे में, और फॉरेस्ट जो है वो किस लिस्ट में काउंट होते हैं, तो आप बताएंगे फॉरेस्ट जो है वो समवर्ती सूची में जो है शामिल किया गया है वनों को। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में वनों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था टीजीटी के अंदर, हो सकता है आपसे भी पूछ ले। सो कंकरेंट लिस्ट में इसको शामिल किया गया फॉरेस्ट में, ठीक है। किस स्केड्यूल के अंदर, 7वें स्केड्यूल के अंदर 7वीं अनुसूची में वनों को समवर्ती सूची में यहाँ पे शामिल किया गया है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। और जब 42वां संशोधन हुआ है, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से वनों और जंगली जानवरों और पक्षियों के संरक्षण को राज्य से समवर्ती सूची में यहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया है, ठीक है। तो कहाँ से, ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेट टू कंकरेंट लिस्ट, आप इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल 51A यहाँ पर क्या कहता है, आर्टिकल 51A(G) में कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है वो क्या बताता है कि ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य है किसको प्रोटेक्ट करने का, वन को प्रोटेक्ट करने का, और नेचुरल यानी कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसकी रक्षा और सुधार करना हर नागरिक का यहाँ पर मौलिक कर्तव्य है। किस आर्टिकल के तहत कहा गया है, आर्टिकल 51A(G) के तहत यहाँ पर कहा गया है। उसके बाद मेन चीज़ें पढ़ते हैं, फैक्चुअल चीज़ें पढ़ेंगे। व्हाट इज़ इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ISFR, इंडिया भारत राज्य वन रिपोर्ट क्या है, ये आपने अच्छे से समझना है इस चीज़ को। ये एक ऐसा डाटा यहाँ पर प्रोवाइड करता है, मतलब फॉरेस्ट से रिलेटेड जो है डाटा प्रोवाइड करता है, कितने फॉरेस्ट है, कितने ओपन फॉरेस्ट है, ये सारी चीज़ें बताता है यहाँ पर, तो इसको पढ़ेंगे अच्छे से। द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट एक बाइनियल रिपोर्ट है जिसको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। FSI एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा संगठन है किसके तहत, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। भारत राज्य वन रिपोर्ट ISFR भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा तैयार की जाने वाली एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है, यानी कि हर 2 साल में आती है, ठीक है। और ये जो लेटेस्ट आई है वो कब आई है, 2021 में आई है लेटेस्ट। FSI भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक संगठन है। आप ये भी ध्यान रखेंगे किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से ध्यान में रख ली। एक एक लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही आपके लिए सिर्फ वही डाटा उठाया है जो सिर्फ आपके लिए ज़रूरी हो, ठीक है। तो एक एक लाइन आपको अच्छे से पढ़नी है। द रिपोर्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, जो भी भारत में जितने भी आपके फॉरेस्ट कवर हैं, मतलब इंडिया के जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया उसके अंदर फॉरेस्ट कितना कवर है, कितने भूभाग पर जो है, यह रिपोर्ट भारत में वन क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करता है। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, इसके अंदर फॉरेस्ट एरिया के बारे में बात करते हैं, इस रिपोर्ट के अंदर वन क्षेत्र के बारे में बताया जाता है, ट्री डेंसिटी, वृक्ष का घनत्व कैसा है वो बताया जाता है, साथ ही स्पीसीज कंपोजिशन, प्रजातियों की संरचना और फॉरेस्ट कवर कैसे टाइम के साथ चेंज हो रहा है वो यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर बताया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट के अंदर बताया जाता है, और लेटेस्ट रिपोर्ट में क्या बताया गया है वो भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, साथ ही हरियाणा का भी डिस्कस करेंगे। द ISFR Indian State of Forest Report is considered an important tool for forest management and conservation in India. फॉरेस्ट को मैनेज करने में, उसका प्रबंधन करने में और उसको संरक्षण प्रदान करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज ये जो रिपोर्ट है कि हमें बताती है भाई हमें कितना जो है चिंतित रहने की ज़रूरत है, पहले वन कितने थे और अब वन कितने कम हो गए या फिर अगर बढ़ गए हैं, तो वो सारी चीज़ें कंपैरिजन करके रिपोर्ट में बताई जाती है। द डाटा इन द रिपोर्ट इज़ यूटिलाइज टू, और इस डाटा का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, जो डाटा रिपोर्ट में आता है, ताकि हम फॉरेस्ट कवर को मॉनिटर कर सके, जो चेंजेस, जो बदलाव हुए हैं कंपेयर टू प्रीवियस में, 2019 में आया था, उसके बाद 2021 में आया, ठीक है। तो इसके बीच में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं इस चीज़ को देखा जाता है। फिर देखा जाता है भाई हमें किस चीज़ में और जागरूक होने की ज़रूरत है। आइडेंटिफाई एरिया ऑफ अफॉरेस्टेशन, ऐसी जगहों को आइडेंटिफाई किया जाता है जहाँ पर पेड़ लगाने की और ज़्यादा ज़रूरत है। डिफॉरेस्टेशन होता है पेड़ों की कटाई, और एफॉरेस्टेशन होता है वनीकरण यानी कि पेड़ लगाना, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्रों की पहचान करी जाती है जहाँ पर वनीकरण हो। पॉलिसीज़ को डेवलप किया जाता है, प्रोग्राम्स को, पॉलिसीज़ को डेवलप किया जाता है फॉरेस्ट के संरक्षण से और उसके प्रबंधन से रिलेटेड जितने भी पॉलिसीज़ है, जो नीतियाँ हैं, वो यहाँ पर विकसित करी जाती है इस रिपोर्ट के माध्यम से। तो जो फर्स्ट सर्वे रिलीज़ किया गया था ISFR का, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का, वो 1987 में किया गया था, और जो लेटेस्ट रिलीज़ करा गया है वो आपका 2021 में किया गया, और ये आपकी 17वीं रिपोर्ट थी, ठीक है। ये आप ध्यान में रखेंगे, 17th रिपोर्ट थी ISFR 2021।
ये थोड़ा फैक्चुअल है, इसको ध्यान में रखेंगे। लेटेस्ट वर्जन जो है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का वो 2021 में आया है और इसके अंदर जो है 3 कैटेगरीज बताई गई है फॉरेस्ट की, जिसके अंदर आपकी कौन कौन सी चीज़ें बताई गई हैं। ओपन फॉरेस्ट बताए गए हैं जिसका जो कैनोपी डेंसिटी है वो 10 से 40% है। खुले जंगल बोलते हैं इनको ओपन फॉरेस्ट को। 3 फॉरेस्ट की बात करते हैं, ओपन फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट। 3 के बारे में बात करते हैं। ओपन फॉरेस्ट आपका 10 से 40% बताया गया है। ये इंडिया की रिपोर्ट है, ठीक है, अभी हरियाणा की नहीं है, हरियाणा की बाद में डिस्कस करेंगे। 10 से 40%। उसके बाद जो मॉडरेट है, मध्यम घने जंगल है, वो आपके 40 से 70% है और जो बहुत घने जंगल है वो आपके 70% से ज़्यादा यहाँ पर इस रिपोर्ट में बताए गए हैं, ठीक है। स्क्रब्स होती है मतलब झाड़ियाँ वगैरह, जिसको आप फॉरेस्ट में काउंट नहीं करते हैं, मतलब इनको सर्वे किया जाता है बट ये फॉरेस्ट के अंदर इनको क्लासिफाई नहीं किए जाते हैं। तो जो स्क्रब्स है, जो झाड़ियाँ हैं, वो आपकी 10% से कम यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। इन्हें वनों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है बट इनका सर्वेक्षण किया जाता है, इनका सर्वे किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं, अभी इंडिया के ही कुछ आंकड़े देखेंगे फॉरेस्ट कवर, वो मैंने आपको मेन बताया है ISFR का, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। अब हम इंडिया की जो रिपोर्ट है, इन जनरल इंडिया की जो ISFR रिपोर्ट है उसके बारे में बात करेंगे। टोटल फॉरेस्ट कवर है इंडिया का, वो कितना बताया गया है, वो आपका बताया गया है 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर है टोटल फॉरेस्ट कवर, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं इंडिया का कितना है टोटल फॉरेस्ट कवर, वो स्क्वायर किलोमीटर में है, ये भी ध्यान में रखेंगे। जो कि टोटल जियोग्राफिकल एरिया, जितना भी टोटल जियोग्राफिकल एरिया हमारे देश का, उसका 21.71% है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डाटा। 21.71% है टोटल जियोग्राफिकल एरिया के कंट्री का, ठीक है। आप अगर इसको ध्यान ना रख पाओ तो आप इसको ज़रूर ध्यान में रखो, वैसे आपको ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। इंडिया एडेड 1540 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट कवर फ्रॉम 2019 टू 21। क्या कितना बदलाव हुआ है, कितना स्क्वायर किलोमीटर हमने ऐड किया है 2019 से 2021 में, तो 1540 स्क्वायर किलोमीटर। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि कितना चेंज हुआ है स्क्वायर किलोमीटर में, तो आप बताएंगे 2019 से 2021 में कितना हुआ है, 1540 हुआ है, ठीक है। ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फॉरेस्ट कवर यहाँ पर 3 पार्ट्स में है, जो कि मैंने आपके साथ ऊपर भी डिस्कस करे हैं। वेरी डेंस फॉरेस्ट, बहुत घने जंगल कितने हैं, 70% से ज़्यादा है। ग्रेटर देन 70% है वेरी डेंस फॉरेस्ट। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट यानी कि मध्यम घने जंगल, जो कि इससे कम है, मध्यम घने जंगल, वो आपके 40% से 70% के बीच में आते हैं। और ओपन फॉरेस्ट जो खुले जंगल है वो आपके 10 से 40% के घनत्व वाले में है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा डाटा है, आप इसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे। अगर आप इसको ऐसे ध्यान में रखें तो इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ ही बताई गई है, मैंने जस्ट आपको एक फिगर के माध्यम से बता दिया। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, जिसके अंदर आपके घने जंगल है वो 70% से ज़्यादा है, मॉडरेट जो है आपके 40 से 70% है और ओपन है वो आपके 10 से 40% है, ठीक है। प्रेजेंट जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट है वो स्क्वायर किलोमीटर टोटल बात करें तो 7,13,789 है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर अगर टोटल कार्बन स्टॉक अगर पूछा जाए कंट्री का, कितना जो कार्बन है वो एब्जॉर्ब किया जाता है, कितना कार्बन स्टॉक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है 7,204 यहाँ पर कार्बन स्टॉक है, ठीक है। तो टन्स में है ये, आपने ज़रूर में ध्यान में रखना है इस चीज़ को, ठीक है। पीछे जो यूनिट है इसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे। और जो टोटल ज्योग्राफिक एरिया है हमारी कंट्री का, उसका जो फॉरेस्ट कवर है वो 21.71% है। और जो नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट हैं, शेयर ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट यानी कि उत्तरी पूर्वी जो राज्य है, वो टोटल फॉरेस्ट कवर का कितना शेयर हमें देते हैं, वो टोटल का 23.75% कौन देता है, हमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट देता है, ठीक है। जो टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, 21.71% है। इसमें से जो 23.75% है वो कौन देता है, वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हमें यहाँ पर प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप इसको आराम से पढ़ भी सकते हो आराम से। उसके बाद यहाँ पर जो है कंसर्न मतलब एक चिंता का विषय है स्क्वायर किलोमीटर में, कि जो डिक्लाइन हुआ है मतलब गिरावट हुई है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में, यानी कि जो मध्यम घने वन है उनमें गिरावट हुई है। कितनी गिरावट हुई है, 1582 स्क्वायर किलोमीटर की गिरावट हुई है, ठीक है। और जो गिरावट हुई है स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, नॉर्थ ईस्ट फॉरेस्ट कवर में गिरावट हुई है, ठीक है। ये कंपैरिजन है कि जो उत्तरी पूर्वी राज्य है उनके फॉरेस्ट कवर में कितनी गिरावट हुई है, 1020 स्क्वायर किलोमीटर में। और जो फॉरेस्ट है जो कि संवेदनशील है आग लगने की, वो कितने हैं, वो 35.46% है। एरिया प्रोन टू फॉरेस्ट फायर, ये आपके कितने हैं, 35.46% जो है फॉरेस्ट फायर के प्रोन है, मतलब कि संवेदनशील है, आग लगने के चांसेस है, ठीक है। ये आपने थोड़ा सा डाटा है, ज़रूर इसको ध्यान में रख लेना है।
उसके बाद बात करते हैं, ये आपको सेम ही चीज़ मैंने यहाँ पर जो इधर बताई है ना, वो सेम चीज़ आपको बस यहाँ पर लिख करके दी है। जो भी PDF को एक्सेस करेगा उनको पढ़ने में आसानी रहेगी। अकॉर्डिंग टू ISFR 2021, जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा वो टॉप 3 स्टेट है विद इंक्रीज्ड फॉरेस्ट कवर, यानी कि जिनका फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है वो टॉप 3 कौन से हैं 2019 से 2021 में, जिनका फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है, तो वो टॉप 3 में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा आ जाते हैं। फैक्चुअल डाटा है, आपको थोड़ा इसे देखना ही पड़ेगा। एरिया वाइज अगर फॉरेस्ट कवर की बात करें तो ISFR 2021 के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश जो है कंट्री का लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, मध्य प्रदेश, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MP जो है कंट्रीज का लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है और महाराष्ट्र है, ठीक है। आप इसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि मध्य प्रदेश जो है ज़्यादा जो है ट्री कवर है, जो फॉरेस्ट कवर है उसमें सबसे ज़्यादा डोनेट करता है मध्य प्रदेश। उसके बाद परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट कवर की बात करें तो जो टॉप 5 स्टेट है जो परसेंटेज में ज़्यादा है, टॉप 5, ठीक है, जिसमें इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, इसमें मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे। परसेंटेज वाइज पूछा है ये फॉरेस्ट कवर, ठीक है, तो ये थोड़ा सा डाटा आप इसको ज़रूर चेक करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपने हरियाणा की फॉरेस्ट रिपोर्ट को। ये इंडिया का था जो हमने ऊपर डाटा पढ़ा है, वो याद ना रख पाएँ तो इंडिया का, हरियाणा का तो ज़रूर रखेंगे, और वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट अगर नहीं भी पूछेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। सेम चीज़ है वहाँ पे, जैसे हमने टोटल ज्योग्राफिकल एरिया देखा था, ऐसे यहाँ पर हरियाणा की बात करेंगे। जैसे हमने वहाँ पे परसेंटेज में बात करी थी, वैसे यहाँ पर हरियाणा के परसेंटेज की बात करेंगे, ठीक है। तो फॉरेस्ट कवर जो है यहाँ पर, अब यहाँ पर भी ये है, VDF मतलब होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, मतलब कि घने जंगल। MDF होता है मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, यानी कि मध्यम घने जंगल। OF होता है ओपन फॉरेस्ट, ठीक है, और स्क्रब मतलब झाड़ियाँ होती है जो कि फॉरेस्ट में काउंट नहीं होती बट हम सर्वे करते हैं, और नॉन फॉरेस्ट जो कि जंगल नहीं है। तो अगर हरियाणा की अगर बात करें तो ये 2021 की रिपोर्ट है हरियाणा की। हरियाणा के जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है उसका एरिया स्क्वायर किलोमीटर में 28 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। एरिया कितना है वेरी डेंस फॉरेस्ट का हरियाणा के अंदर, वो 28 है। जो मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है, मध्यम घने जंगल है, वो 445.38 स्क्वायर किलोमीटर है। ओपन फॉरेस्ट कितना है 1130.10 स्क्वायर किलोमीटर है, और टोटल जो हमारा फॉरेस्ट कवर है वो कितना है 1603.48 है। ये आप ध्यान में रखेंगे, 1603 ये ज़रूर याद रखेंगे। हमारे टोटल जो एरिया है फॉरेस्ट कवर का स्क्वायर किलोमीटर में 1603.48 स्क्वायर किलोमीटर है, और इसको अगर परसेंटेज में देखेंगे तो 3.63% है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का, ठीक है, 3.63। इसको ये डाटा आपने ज़रूर ध्यान रखना है, मस्ट है, ये ध्यान में रखना है, ये डाटा ज़रूर रट के जाओ इसको चाहे। तो 1603.48 आपका बिना परसेंटेज के स्क्वायर किलोमीटर में है, और आपका परसेंटेज में देखा जाए तो 3.63 है। झाड़ियाँ कितनी है 158.93 है, और परसेंटेज में पूछा जाए, ये सारी चीज़ें आपको परसेंटेज में भी ज़रूर याद रखनी है, और ये तो 100% याद में रखना है, ठीक है। टोटल अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी यहाँ पर सारी चीज़ों को देखेंगे। सो नीचे हम फॉरेस्ट एक्ट की तरफ जाएं, इससे पहले हम इसका पूरा हरियाणा की जो रिपोर्ट है उसको पढ़ेंगे। सो हरियाणा का ये जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है, हरियाणा की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2021, इसको मैं ना सेपरेट आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगी ताकि सभी पढ़ पाए। अगर आपको PDF का एक्सेस नहीं चाहिए है तो भी आप इसको, हरियाणा के जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है इसको आप ज़रूर पढ़ के जाए, मैं इसको सेपरेटली टेलीग्राम पर डाल दूंगी। और जो PDF का एक्सेस लेंगे ना उनको इस PDF के अंदर ये वाली जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये आपको लिंक मिल जाएगी, उसमें ही मैंने ऐड कर दी है, ठीक है। और जिसको PDF नहीं चाहिए वो उनको टेलीग्राम पर ये डाल दूंगी अलग से, हरियाणा फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसको ज़रूर पढ़ के जाना। सो हमारे हरियाणा का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया आप सभी को पता है 44,212 स्क्वायर किलोमीटर है, और हमारा ये आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये आप सभी को पता ही होगा। पॉपुलेशन है यहाँ पर, एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये हरियाणा GK की पर्सपेक्टिव से ये सारी चीज़ें आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हिल डिस्ट्रिक्ट और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ये सब 0 है। उसके बाद यहाँ पर जो बात करी जा रही है ये भी आप थोड़ा सा देख सकते हो, लैंड यूज़ टाइप के बारे में बताए गए हैं। ये इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ने हरियाणा का रिपोर्ट जारी किया है 2021 का। ज्योग्राफिकल एरिया इतना है, रिपोर्टिंग एरिया, लैंड यूटिलाइजेशन इतना है, ठीक है। फॉरेस्ट कितना है, यहाँ पर हेक्टेयर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार ज़रूर देख सकते हो। फटाफट से हम ये डाटा तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा एरिया जो है वो स्क्वायर किलोमीटर में 1603.48 है, और अगर परसेंटेज में बात करें ज्योग्राफिकल एरिया के तो 3.63 है। ये आप ध्यान में रखेंगे।
अब हम बढ़ चलते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा को उठाएंगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट कवर, ये 2021 का असेसमेंट है, 2019 का नहीं है, 2021 की रिपोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट वाइज कहाँ पर ज़्यादा वेरी डेंस फॉरेस्ट है, कहाँ पर मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है, कहाँ पर ओपन फॉरेस्ट है, सारी चीज़ें कवर करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें विजिबल हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर फॉरेस्ट रिपोर्ट की हम बात करें तो यहाँ पर आपको ज्योग्राफिकल एरिया दिया गया है सभी डिस्ट्रिक्ट्स का। ये सभी डिस्ट्रिक्ट है आपके, टोटल आपका 44,212 है स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो किसका है, वो सबसे ज़्यादा आपका भिवानी का है। ठीक है, किसका है, भिवानी का सबसे ज़्यादा ज्योग्राफिकल एरिया है। उसके बाद अगर बात करें सबसे कम अगर देखें तो सबसे कम फरीदाबाद है 741। उसके अलावा आपका फिर सबसे कम में पंचकुला आ जाता है 898। तो आप ये बस भिवानी आप एक ध्यान में रख सकते हो, और ये फरीदाबाद सबसे कम है ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद वेरी डेंस फॉरेस्ट की अगर बात करें तो जो बिल्कुल गहरे घने जंगल है वो कहाँ पर है, देखो कहीं पर भी नहीं है, सब जगह 000 है, लेकिन कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पंचकुला में। ठीक है, पंचकुला में आपको दिखाई दे रहा है, और साथ ही आपको यमुनानगर में दिखाई दे रहा है। तो टोटल जो आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट है वो 28 स्क्वायर किलोमीटर ही है, लेकिन वो कहाँ कहाँ पर है, वो आपका पंचकुला में है और कहाँ पर है, यमुनानगर में है। ठीक है, तो अगर वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे पहले नंबर पर कौन आता है, अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो यमुनानगर आता है वेरी डेंस फॉरेस्ट। उसके बाद कौन है, उसके बाद पंचकुला है। दो ही डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर वेरी डेंस फॉरेस्ट है। ये थोड़ा सा डाटा ध्यान में रखेंगे। उसके बाद मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट की अगर बात करें तो मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट में भी सबसे ज़्यादा आपका पंचकुला है, ये रहा 150। उसके बाद आपका कौन सा आता है, पंचकुला के बाद फिर आपका यमुनानगर आता है 22। ठीक है, ये रहा 22 नहीं 88 है। ठीक है, 88 आता है। उसके बाद सारे कम ही है। तो अगर फर्स्ट नंबर पर प्रायोरिटी में रखेंगे तो पंचकुला को, और सेकंड नंबर पर रखेंगे यमुनानगर को मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट में, यानी कि मध्यम घने जंगल में। उसके बाद अगर ओपन फॉरेस्ट की बात करें, खुले जंगलों की अगर बात करें तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट पोजीशन पर कौन है ओपन फॉरेस्ट में, पंचकुला ही है 235.43 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर जो सेकंड नंबर है वो यमुनानगर नहीं है, बल्कि कौन है, आपका यहाँ पर भिवानी है 103। ठीक है, भिवानी है, बिकॉज यमुनानगर तो यहाँ पर 82 ही है। तो यहाँ पर सबसे पहली प्रायोरिटी पंचकुला की है और सेकंड प्रायोरिटी किसकी है, भिवानी की है ओपन फॉरेस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं टोटल की अगर बात करें तो टोटल जो आपका फॉरेस्ट कवर है वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, भाई पंचकुला हमें हाईएस्ट में ही है, तो यहाँ पर भी पंचकुला हाईएस्ट में ही रहेगा 392 टोटल में। सेकंड नंबर पर आपका यमुनानगर है 192। ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा आ जाता है, उसके बाद गुड़गांव आ जाता है, गुड़गांव है यहाँ पर, जो कि आपका गुरुग्राम हो गया है 113। ठीक है, आप ऐसे सीरीज वाइज को देख करके भी याद कर सकते हो। सो आपका जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है वो कौन देता है, वो पंचकुला देता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा में तो हो गया भाई, टोटल जो फॉरेस्ट कवर है सबसे ज़्यादा कौन है, पंचकुला पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर यमुनानगर है, तीसरे नंबर पर गुड़गांव है, गुरुग्राम है, और चौथे नंबर पर आपका भिवानी है। लेकिन सबसे कम फॉरेस्ट कवर किसका है, ये भी तो देखेंगे, सबसे कम फॉरेस्ट कवर किस डिस्ट्रिक्ट का है। तो अगर सबसे कम हम देखें तो यहाँ पर ये 13.56 सबसे कम है, जो कि पलवल का है। सो सबसे कम जो फॉरेस्ट कवर है वो किस डिस्ट्रिक्ट का है, वो पलवल का है। थोड़ा सा डाटा आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सबसे कम का एक याद कर लेना, एक या दो, सबसे ज़्यादा का दो, एक या दो याद कर लेना, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। तो पलवल है सबसे कम, 13 है। ठीक है, उसके बाद आपका परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया की अगर बात करें तो परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया में सबसे पहले आपका पंचकुला ही है, परसेंटेज में पंचकुला है यहाँ पर 43.66 उसके टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का। उसके बाद आपका यमुनानगर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका यमुनानगर आ जाता है 10.92, फिर आपका यहाँ पर फरीदाबाद आ जाता है 10.69। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। चलिए, अगर हम परसेंटेज में सबसे कम की बात करें तो परसेंटेज में हम इस सीरीज़ में देखेंगे तो सबसे कम इसमें आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये 0.83, यानी कि जींद का। ठीक है, जींद का अगर ज्योग्राफिकल एरिया परसेंटेज में देखें, परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल, वो जींद का सबसे कम है। सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा पंचकुला का है। अगर हम चेंज की बात करें तो चेंज कितना हुआ है, चेंज विद रिस्पेक्ट टू 2019 असेसमेंट, 2019 के असेसमेंट में अगर 2021 के असेसमेंट को देखें तो किसमें कितना बदलाव हुआ है, ये अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सबसे डिक्रीमेंट हुआ यानी कि कम हुआ है, वो डिक्रीमेंट किसका हुआ है,
तो डिक्रीमेंट की अगर बात करें तो गुड़गांव का यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है गिरा है फॉरेस्ट कवर, ठीक है, -2.47 किसका है सबसे ज़्यादा, इसमें इस सीरीज़ में सबसे ज़्यादा -2.47 ही है, और ये किसका है, ये गुड़गांव का है, ये डिक्रीमेंट हुआ है। गुड़गांव के बाद किसका हुआ है, गुड़गांव के बाद हुआ है भिवानी का, देखो माइनस में है 2.39। और अगर ये तो गिरा है, और बढ़ा किसका है, अगर आपसे वो पूछा जाए इंक्रीमेंट हुआ है, तो इंक्रीमेंट आपका किसका हुआ है, इंक्रीमेंट में अगर बात करें तो आपका कैथल आ जाता है, इसमें क्या आ जाता है, आपका कैथल आ जाता है, ठीक है। कैथल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1.75, ठीक है, 1.75 आपको कैथल यहाँ पर है। उसके बाद आपका कौन सा आ जाता है, उसके बाद आ जाता है सिरसा 1.65, ठीक है। तो आपका जो डिक्रीमेंट हुआ है वो आपका गुड़गांव और भिवानी का हुआ है, और जो इंक्रीमेंट हुआ है वो किसका हुआ है, कैथल और सिरसा का हुआ है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगर स्क्रब देखें, झाड़ियों का अगर हम देखें तो झाड़ियाँ जो है बिल्कुल भी झाड़ियाँ जहाँ पर नहीं है, कहाँ पर नहीं है बिल्कुल भी झाड़ियाँ, देखो 0.00 है, तो ये कहाँ पर है, पलवल में बिल्कुल भी झाड़ियाँ नहीं है, ठीक है, पलवल के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 34.29 है, और ये महेंद्रगढ़ है, महेंद्रगढ़ के अंदर झाड़ियाँ सबसे ज़्यादा है। ये डाटा आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। चलिए, और जो चेंज हुआ है, अगर 2019 का असेसमेंट देखें 2021 में, तो जो चेंज हुआ है वो 1.04। तो अगर आपसे कोई पूछे कितना चेंज हुआ है 2019 से 2021 में, तो आप 1.04 जो स्क्वायर किलोमीटर है उसका आप चेंज बताएंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान में रख लेनी है। उसके बाद इस रिपोर्ट में हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे इस रिपोर्ट में क्या दिया है, फॉरेस्ट कवर इनसाइड और आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया आपसे बताया गया है। ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर ध्यान से पढ़ लेनी है। टेलीग्राम पर आपको ये जो रिपोर्ट है ना, ये आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, आज ही इस रिपोर्ट को डाल दूंगी। वेरी डेंस फॉरेस्ट आपका 22 है, और जो मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है आपका, ये आपकी फॉरेस्ट कवर इनसाइड है, जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है उसके इनसाइड, और ये आपका आउटसाइड की बात करेगी, फॉरेस्ट कवर आउटसाइड द रिकॉर्डेड, यानी कि जो आपके रिकॉर्ड में है उसके इनसाइड कितना है और उसके आउटसाइड कितना है। तो इनसाइड का डाटा आप आराम से देख सकते हो, और आउटसाइड का भी आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, ये आपको डाटा देख लेना है। उसके बाद अगर बात करें फॉरेस्ट कवर चेंज मैट्रिक्स फॉर हरियाणा, तो अगर 2021 के असेसमेंट की अगर बात करी जाए यहाँ पर, तो वेरी डेंस फॉरेस्ट आपका 28 है, ठीक है, जो कि पंचकुला के अंदर था, और 22 आपका यमुनानगर के अंदर था, 28 है, ठीक है। नेट चेंज कितना हुआ है, नेट चेंज आपका 0 हुआ है, ठीक है, नेट चेंज आपका 0 हुआ है। टोटल जो ISFR 2021 की रिपोर्ट है तो आपका वो 0 हुआ है, ठीक है, पहले भी इतना था, अभी भी इतना ही है। अगर हम मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट की अगर बात करें तो ये आपका 436 था, ठीक है, और ये अब आपका जो टोटल 445 बताएगा, नेट चेंज इसमें -6 हुआ है, ठीक है। आप ये सारी डेट यहाँ पर जो डाटा है इसको आप ज़रूर अच्छे से चेक कर लेंगे, ठीक है। ये आपके 2019 का है टोटल यहाँ पर, और आपको यहाँ पर नेट चेंज भी दिखाया गया है, इसको भी आप ज़रूर देख लेंगे। एल्टीट्यूड वाइज फॉरेस्ट कवर भी यहाँ पर दिया गया है। सो एल्टीट्यूड वाइज अगर देखें ज्योग्राफिकल एरिया के, तो आपको यहाँ पर जो चीज़ इंपॉर्टेंट दिख जाती है वो ये है, आपसे पूछ सकते हैं बताओ किस एल्टीट्यूड जोन में जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है वो 0 है, तो किस एल्टीट्यूड जोन में है, 1000 से 2000 मीटर का जो एल्टीट्यूड जोन है उसके अंदर जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है वो आपका कितना है, 0 है, 0 है। आप ऐसे भी इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखेंगे। उसके बाद डिफरेंट स्लोप क्लास के अंदर ये आपको सारी चीज़ें बताई गई है, इसको आप ज़रूर एक बार नज़र मार लेंगे, इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद फायर प्रोन फॉरेस्ट एरिया, हमने इंडिया का देखा था ना, फायर प्रोन फॉरेस्ट एरिया था। अपने हरियाणा का भी जो फायर प्रोन फॉरेस्ट एरिया है वो भी आप ज़रूर देखेंगे, अपने हरियाणा का भी। सो हरियाणा के अंदर एक्सट्रीमली फायर प्रोन यानी कि अति संवेदनशील है आग लगने के, तो वो तो 0 है, अति संवेदनशील कोई भी हिस्सा नहीं है। वेरी हाई है, मतलब चांसेस है थोड़े से ज़्यादा, तो वो 20.40 स्क्वायर किलोमीटर, और परसेंटेज में अगर बात करी जाए तो 1.27 है। उसके बाद हाईली है, ये तो वेरी हाई प्रोन था, ये उसके बाद हाईली है वो आपका 66.81 है, और ये आपका परसेंटेज वाइज है। मॉडरेट मतलब मध्यम तरीके से अगर देखा जाए तो आग लगने के जो संवेदनशील है वो 154.50 है, परसेंटेज में आप इधर 9.64 देखेंगे। और जो बिल्कुल ही कम है, जहाँ पर आपको आशंका कम है, वो आपका 1361.29 है, और 84.92 आपका परसेंटेज में। तो टोटल जो है आपका फॉरेस्ट फायर प्रोन क्लासेज है जो एरिया वो आपका 1603 स्क्वायर किलोमीटर है, और परसेंटेज में देखा जाए तो आप 100 जो है आप इसको मार्क कर सकते हो,
ठीक है। उसके बाद ट्री कवर है 2019 असेसमेंट में टोटल ट्री कवर 1565 और यहाँ पर जो आपका जो 2021 में है वो 1425 स्क्वायर किलोमीटर है। तो यहाँ पर गिरावट हुई है, ऋणात्मक यहाँ पर वृद्धि हुई है, गिरावट हुई है -140 की, ठीक है। 2019 के और 2021 के कंपैरिजन में अगर देखें तो कितने स्क्वायर किलोमीटर की गिरावट हुई है टोटल ट्री कवर में, तो आप बताएंगे -140 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये डाटा, आपसे पूछ सकते हैं बताओ टोटल ट्री कवर में कितनी गिरावट हुई है, तो -140 यहाँ पर गिरावट हुई है, माइनस मतलब गिरावट हुई है, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए वो टॉप 5 ट्री स्पीसीज बताया गया है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत। जो टॉप 5 जो पेड़ के जो स्पीसीज है वो कौन से है, जिसके अंदर सबसे पहला आपसे जो बात करी गई वो अकेसिया टोर्टोलिस बात करी गई है। अकेसिया टोर्टोलिस बबूल को बोलते हैं, ठीक है। किसको बोलते हैं, बबूल को बोलते हैं। उसके बाद यूकेलिप्टस है, यूकेलिप्टस सफ़ेदा होता है, आप सभी को पता ही होगा भाई सफ़ेदा क्या होता है। उसके बाद अकेसिया कैटेचू है, इसको क्या बोलते हैं, इसको अमलताश बोलते हैं, ठीक है, अमलताश बोलते हैं। ये 5 पेड़ है, तो आपसे भाई ऐसे तो पूछा नहीं जाएगा, शायद आपसे ये बायोलॉजिकल नेम ही करके शायद पूछ लें। उसके बाद प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा जो है ये आपका, इसको खेजड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खेजड़ी बोलते हैं। और ये जो डेलबेर्जिया सीसो है ये आपका शीशम है, ठीक है, शीशम तो सभी को पता होगा ना, शीशम है। तो ये 5 पेड़ है जो कि आपका रिकॉर्डेड टॉप 5 ट्री स्पीसीज के अंदर आता है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर, ठीक है, ये टॉप 5। उसके बाद अगर बात करें तो डोमिनेंट ट्री स्पीसीज इन ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट, आपके जो फॉरेस्ट जो वन है उसके बाहर जो पेड़ पौधे हैं उसके अंदर कौन से पेड़ है। तो अगर रूरल की बात करें, ग्रामीण एरिया की, और यहाँ पर शहरी एरिया की बात हो रही है। ये जो आपका ऊपर था ये आपका फॉरेस्ट एरिया के अंदर 5 पेड़ थे, 5 तरह की जो प्रजातियां थे वो आपकी मेन थी। यहाँ पर अब आउटसाइड फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, वनों से बाहर भी तो पेड़ होते हैं, हमारे घरों के आगे, घरों के अंदर पेड़ होते हैं, उनकी यहाँ पर बात हो रही है। तो ग्रामीण के अंदर जो आपका देखा जा रहा है जो सबसे पहले नंबर पर है वो आपका यूकेलिप्टस है। यूकेलिप्टस मतलब सफ़ेदा, ठीक है, ये आपका कौन सा है, सफ़ेदा है, ठीक है। और यहाँ पर जो शहरी क्षेत्रों में जो पहले नंबर पर है जिसकी प्रेजेंस ज़्यादा यहाँ पर दिखाई जा रही है वो आपका इंडिका, ये आपका नीम है, ठीक है, क्या है, नीम, शहरी क्षेत्रों में नीम। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। कार्बन स्टॉक आपसे वहाँ पे भी बात करी गई थी, वहाँ पर भी आपको कार्बन स्टॉक मैंने बताया था। इंडियन डाटा जब हमने देखा था, हरियाणा का डाटा भी ज़रूर देखेंगे। तो यहाँ पर जो टोटल कार्बन स्टॉक है फॉरेस्ट का इन स्टेट इंक्लूडिंग द TOF पैचेज विच आर मोर देन 1 हेक्टेयर इन साइजेस 10.23 मिलियन टन्स, 10.23, ठीक है। तो आप इस डाटा को ज़रूर देखेंगे। तो अगर टन्स में बात हो रही है यहाँ पर तो 10.23 मिलियन टन्स या फिर 10,232 जो टन्स है, आप इसका इतना मार्क करेंगे जो कि कार्बन स्टॉक है, मतलब कि इतना जो कार्बन है वो फॉरेस्ट जो है एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखेंगे। विच इज़ 0.14% ऑफ टोटल फॉरेस्ट कार्बन ऑफ द कंट्री। तो जो कंट्री का जो जितना था ना उसके अंदर 0.14% जो है कौन डोनेट कर रहा है, उसके अंदर वो हरियाणा का हिस्सा है। 0.14% जो है एब्जॉर्ब करने का काम किया जा रहा है हरियाणा के वनों के द्वारा, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे जो AGB है ये है अबोव ग्राउंड बायोमास, BGB है वो आपका बिलो ग्राउंड बायोमास है, डेड वुड है ये आपका लिटर है मतलब कचरा वगैरह, और ये आपका SOC मतलब सोयल कार्बन है, ठीक है, जो सोयल के अंदर जो कार्बन पाई जाती है वो है। तो ये थोड़ा सा डाटा है, आप इसको भी ज़रूर चेक कर लेंगे। ये पूरा मैं आपको टेलीग्राम के अंदर प्रोवाइड कर दूँगी। अब हम बात करेंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के बारे में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के बारे में बात करेंगे। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 एक एक्ट है बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच एंश्योर्स कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड इट्स रिसोर्सेज, यानी कि एक ऐसा एक्ट है, ये एक ऐसा अधिनियम है जो वन और उसके संसाधनों के संरक्षण को सुनिश्चित करता है। भारत की संसद द्वारा बनाया हुआ एक अधिनियम है और किसको सुरक्षा प्रोवाइड करता है, भारत के वन को और उसके रिसोर्सेज को, उसके संसाधन को सुरक्षा प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है। नाम से ही समझ में आ रहा है कंजर्व करने का काम करता है किसको, फॉरेस्ट को। इसको पार्लियामेंट से यानी कि संसद से जो है इनेक्ट किया गया ताकि हम लोग भारत में जो डिफोरेस्टेशन की जो स्थिति है, जो वनों की कटाई की जो स्थिति है उसको कंट्रोल किया जा सके। और ये कब आया, अक्टूबर 25, 1980 को। इसके अंदर 5 सेक्शन है, तो ये आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि 25 अक्टूबर 1980 को ये आया था और इसके 5 सेक्शन हैं। इसके कुछ फीचर्स हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के, उसको हम अच्छे से देख लेंगे। फीचर का मतलब है मतलब इसके अंदर है क्या।
तो एक्सेप्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर ये सारे इंडिया में लागू होता है, जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके पूरे इंडिया में कानून लागू होता है। लेकिन धारा 370 जो है रिमूव हो गई है, बट उसके बाद भी यहाँ पर जो है धारा 370 रिमूव होने के बाद भी ये जो है कश्मीर में लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि करंटली 37 लॉज जो है वो अप्लाई होते हैं जम्मू और कश्मीर में, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो इसका हिस्सा नहीं है, इसलिए ये अभी भी कश्मीर में लागू नहीं होता है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा चीज़ ध्यान में रखेंगे। द एक्ट रेस्ट्रिक्ट द स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर अथॉरिटीज़। ये एक्ट ये बताता है कि भाई जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो भी राज्य सरकार है, उनको यहाँ पर परमिशन लेने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ भी डिसीजन लेते हैं वनों से रिलेटेड तो आपको केंद्र सरकार से यहाँ पर बिना अनुमति के आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, बिकॉज ये जो सारी प्रॉपर्टी है वनों की, वन जो संपदा है वो किसकी प्रॉपर्टी है? वो सरकार की प्रॉपर्टी है। तो इवन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी यहाँ पर नहीं कर सकती है, डिसीजन नहीं ले सकती है। ठीक है, हालांकि कुछ अमेंडमेंट हुए थे इसके अंदर। The Forest Conservation Act gives complete authority to the central government to carry out the objective of the act. Complete जो authority है वो कौन आ जाता है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, पूरी तरीके से केंद्र सरकार है जो सारे डिसीजन यहाँ पर लेगी। द एक्ट लेवीज पेनल्टीज इन केस ऑफ वायलेशन, और किसी भी प्रकार से अगर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की अगर जो प्रावधान है उसमें अगर उल्लंघन होते हैं, उसको वोयलेट करने का काम किया जाता है तो उसमें पेनल्टीज डिसाइडेड है, उसमें जुर्माना लगाया जा सकता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट विल हैव एन एडवाइजरी कमेटी, इसके साथ एक सलाहकार समिति भी होती है जो कि वन संरक्षण के संबंध में केंद्र सरकार की मदद करती है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज़ें थी। अब पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एक ऐसा कानून है, एक ऐसा लॉ है जो प्रोटेक्ट करता है, कंजर्व करता है कंट्री के वाइल्ड लाइफ को, यानी कि वन्य जीवों की, जो देश के जो वन्य जीव है, कंट्री की जो वाइल्ड लाइफ है, जो जंगली जो जीवन है, उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने का काम करता है और उसको कंजर्व करना, उसको संरक्षण प्रोवाइड करने का काम करता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इट वाज क्रिएटेड टू प्रिवेंट द इलीगल हंटिंग। बहुत सारे ऐसे स्पीसीज थे जो कहीं ना कहीं इंडेंजर्ड है, जो ख़त्म होने के कगार पर है, उनकी इलीगल हंटिंग को रोकने के लिए, पोचिंग मतलब एक टाइप ऑफ हंटिंग ही होता है, उनकी अवैध शिकार को रोकने के लिए, और व्यापार को, जो वन्य जीव जो प्रजातियां हैं उसके व्यापार को रोकने के लिए, और उनके हैबिटेट को, उनके प्राकृतिक जो आवास है उसको प्रिजर्व करने के लिए इस कानून को लाया गया था। ठीक है, कुछ इसके फीचर्स हम जरूर देखेंगे। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट मैंडेट द प्रोहिबिशन ऑफ हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स इन जनरल वाइल द हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स कुड बी परमिटेड। इस एक्ट में ये कहा गया है कि आप किसी भी वन्य जीव को आपको प्रोहिबिटेड है, मतलब आपको रोकता है क्या करने से? इन जनरल आप किसी भी जो जंगली जीव जंतु है आप उनका शिकार नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग कुछ केस में जो है वो परमिटेबल है, उनको परमिशन दी जा सकती है। अगर आप किसी एजुकेशन पर्पज से कर रहे हो या फिर किसी रिसर्च पर्पस से अगर आप हंटिंग कर रहे हो तो वो उसकी एक परमिशन लेनी पड़ती है। आप ऐसे इन जनरल नहीं जा सकते हो, आपने शिकार कर लिया है ना, ऐसे नहीं जा सकते हो, आपको परमिशन लेनी पड़ती है। और फिर भी देखा जाता है कि जिस स्पीसीज का आप शिकार करना चाहते हो वो कितनी खतरे में है, ये भी सारी चीज़ें देखी जाती है। द एक्ट ऑल्सो प्रोहिबिट पिकिंग अपरूटिंग, यानी कि किसी भी प्रकार के आप पेड़ पौधों के साथ भी खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। भाई वहाँ पर रहने वाले सिर्फ जंतु ही वहाँ की प्रॉपर्टी नहीं है, वहाँ पर रहने वाले जो पेड़ पौधे हैं वो भी आप उनको भी किसी भी तरीके से उनकी प्रजातियों को भी तोड़ नहीं कर सकते, उनको उखाड़ नहीं सकते हो। द वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 प्रोवाइड द डिक्लेरेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया सच एज, और इसके अंतर्गत जो सेंचुरीज होती हैं, जो नेशनल पार्क बनाए जाते हैं वन्य जीवों के लिए, उनको भी संरक्षण प्रोवाइड करने का काम इस एक्ट के थ्रू किया जाता है। द एक्ट प्रोहिबिट्स द ट्रेड इन एनिमल्स, जो व्यापार होते हैं, भाई आप सभी को पता बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी खाल इस्तेमाल होती है, जिनकी चमड़ी इस्तेमाल होती है, बहुत सारे व्यापार के तरीके में बहुत सारे सामान बनते हैं, तो इसके लिए इलीगल जो हंटिंग करी जाती है उसको रोकने का काम करते हैं, और साथ ही इन जानवरों से रिलेटेड जो व्यापार है उसको भी रोकने का काम किया जाता है। जो एलिफेंट हो उसके टस्क जो है काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, उनसे भी चीज़ें बनती है, और एनिमल्स को भी सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है जस्ट उनके दांत के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है एक तरीके से रोकती है ये एक्ट। इस एक्ट के तहत आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हो। द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट सेज दैट इफ एनिमल इज हंटेड, अगर किसी भी एनिमल को यहाँ पर शिकार किया जाता है किसी भी, तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? ये सरकार की प्रॉपर्टी होती है, और आप वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो। अगर आप ये चीज़ें करते हो तो कहीं ना कहीं आप इस नियम का उल्लंघन करते हैं, और फिर इस केस में आपको पेनल्टीज़ भी यहाँ पर पे करनी पड़ सकती है। पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की पावर के बारे में बात किया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिक्लेयर कर सकता है किसी भी एरिया को एक सेंचुरी के रूप में, एक नेशनल पार्क के रूप में, ताकि वो वहाँ की वाइल्ड लाइफ, उसके एनवायरनमेंट को
प्रिजर्व कर सके, उसको बचा सके, उसको प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, तो ये है भाई सारी चीज़ों को एक वहाँ पे जो हैबिटेट है उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको सेव करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास ये राइट होता है कि वो वहाँ पर एक क्या बना सके, डिक्लेयर कर सके उस सेंचुरी को। ठीक है, वहाँ पर ये डिक्लेयर कर सके भाई ये जो क्षेत्र है एक अभयारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान उसको घोषित कर सकती है। तो ये पावर है किसका, स्टेट गवर्नमेंट का पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है, इफ द स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसफर्स एनी एरिया अंडर इट्स कंट्रोल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट देन द सेंटर कैन डिक्लेयर सच एरिया एज सेंचुरी और नेशनल पार्क। अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है कोई भी एरिया को ट्रांसफ़र करती है, राज्य सरकार अपने नियंत्रित वाले किसी भी क्षेत्र को केंद्र सरकार को अगर ट्रांसफ़र करती है तो केंद्र ऐसे क्षेत्रों को अभयारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर होती है। इसके अंतर्गत कुछ बॉडीज़ हैं, कुछ यहाँ पर जो सेटअप करी हुई है, इन बॉडीज़ के अंदर एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके अंदर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA है। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन, भाई टाइगर कंजर्वेशन है मतलब किसके संरक्षण के लिए, बाघ के संरक्षण के लिए ये अथॉरिटी। ठीक है, उनको बाघ को प्रिजर्व करने का काम करती है। ये कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनको आप ऐसे शिकार नहीं कर सकते हो बिकॉज ये बहुत ही कम बची हुई है। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन दिसंबर 2005 अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। हम प्रोटेक्ट करते हैं और साथ ही टाइगर की पॉपुलेशन को कंजर्व करने का काम इस बॉडी के तहत किया जाता है ताकि उनके जो हैबिटेट है, उनका जो आवास है वो बना रहे। और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होती है कि कोई भी अगर प्रोजेक्ट आ रहा है टाइगर की सेफ्टी से रिलेटेड और टाइगर के जो सेफ्टी है उस कुछ भी जो रूल्स रेगुलेशंस आ रहे हैं उससे रिलेटेड जो कुछ भी पॉलिसीज़ बनेंगी वो किस बॉडीज़ के अंतर्गत बनेगी, वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अंतर्गत बनेगी। वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, इसकी स्थापना देश में बाघों की आबादी और उनके आवासों की सुरक्षा के लिए हुई थी। उनके संरक्षण के लिए इस नियम के तहत इस बॉडी को बनाया गया था। उसके बाद है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का मतलब है अगर आप अपराध करते हैं, कोई भी अगर ऐसी चीज़ें हैं तो वो जो कोई भी केस है वो इसके तहत यहाँ पर सुलझाया जाता है। दिस स्पेशलाइज्ड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी फोकसेज ऑन कॉम्बैटिंग वाइल्ड लाइफ, यानी कि वन्य जीव से रिलेटेड अगर आपने कोई भी अपराध किया है, कोई भी क्राइम अगर कमिट किया है तो उसको देखने का काम WCCB करता है। एस्टेब्लिश, ये 2006 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो सर्व्स एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी बिटवीन डिफरेंट एनफोर्समेंट एजेंसी वर्किंग टुगेदर टू इन्वेस्टिगेट, यानी कि कोई भी अगर अपराध होता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने का काम कौन करता है, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो यहाँ पर करता है। ये आप यहाँ पर नाम से ही समझ गए हैं। उसके बाद है स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड। स्टेट की बात आ रही तो मतलब स्टेट लेवल पर ईच स्टेट इन इंडिया हैज इट्स ओन, यानी कि जितने भी राज्य हैं भारत के, सभी राज्य का अपना राज्य वन्यजीव सलाहकार बोर्ड होता है। भारत में प्रत्येक राज्य का अपना राज्य वन्यजीव सलाहकार बोर्ड है जो राज्य सरकार को वन्यजीव संरक्षण, संरक्षित क्षेत्रों और राज्य के भीतर वन्यजीव आवासों के प्रबंधन से संबंधित मामलों पर सलाह देता है। ठीक है, यानी कि एडवाइज करने का काम करता है यहाँ पर किसको, सरकार को। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ वार्डन है। वार्डन आप सभी को पता है क्या होते हैं। तो वाइल्ड लाइफ वार्डन मतलब जो भी वन्य जो जीवन है उसको वार्डन करने का काम यहाँ पर होता है। अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ईच स्टेट अपॉइंट वाइल्ड लाइफ वार्डन रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड इन्फोर्सिंग द एक्ट विद इन देयर पर्सपेक्टिव जुरिस्डिक्शन। दे प्ले क्रूशल रोल इन प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट, यानी कि जिस भी पर्टिकुलर एरिया के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हैं तो इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA के तहत यहाँ पर हर स्टेट अपॉइंट करते हैं वाइल्ड लाइफ वार्डन्स को, जो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उसको देखने का काम करते हैं, उसको मैनेज करने का काम करते हैं और प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं वन्य जीवन को और उसके आवास को। तो वार्डन आप सभी को पता है, जैसे हॉस्टल वार्डन होते हैं ना, ऐसे सारी चीज़ें आप वहाँ पर मैनेज करने का काम करते हैं। तो ऐसे आपके वन्यजीव वार्डन होते हैं। सेंट्रल जू अथॉरिटी CZA, सेंट्रल जू अथॉरिटी क्या करती है, रेगुलेट करती है और ओवरसीज करती है जो भी फंक्शनिंग्स है जूज इन इंडिया, यानी कि जितने भी जो चिड़ियाघर है उसके कामकाज को देखने का काम कौन करता है। इंडिया के अंदर जितने भी चिड़ियाघर है उनके लिए एक ऊपर एक अथॉरिटी होती है जो कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है, CZA। ठीक है, ये यहाँ पर इसके फंक्शंस करता है, इसको एक तरीके से नियंत्रण करने का काम करता है।
पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CZA की स्थापना कब हुई है? उसकी 1992 में की गई थी। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। कुछ बॉडीज़ है जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद नेशनल बोर्ड है फॉर वाइल्ड लाइफ NBWL एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 5A ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। NBWL एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया के उसको चेयर करते हैं, उसके अध्यक्ष होते हैं। ये एडवाइस करता है केंद्र सरकार को जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं, जितने भी मेजर्स लिए जाते हैं वन्य जीवन को कंजर्व करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई जाती है, जितनी भी नीतियाँ होती हैं, उन सभी को ये सारित करने का काम कौन करता है? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड करता है। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBWL का काम ये होता है। उसके बाद कुछ स्केड्यूल्स है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, कुछ अनुसूची है। इन अनुसूचियों को हम ज़रूर पढ़ेंगे भाई, किस अनुसूची में किन का जिक्र यहाँ पर किया गया है, ये सारी चीज़ें ज़रूर देखेंगे। अनुसूची 1 के अंदर जो बताया गया, अनुसूची 1 में कौन कौन शामिल है? अनुसूची 1 के अंदर जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, क्रिटिकली मतलब जो बिल्कुल ही ऐसे स्पीसीज़ है जिनको आप किसी भी रूप में हंटिंग उनका नहीं कर सकते हो, आप किसी भी रूप में इनको बिल्कुल ना तो परेशान कर सकते हो, बिकॉज ये क्रिटिकली है, मतलब कि गंभीर आप इसको बोल सकते हो, जिसके अंदर बाघ आ जाते हैं, शेर, हाथी, गैंडा जैसे गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियाँ, यानी कि बिल्कुल अगर आप इनके साथ किसी भी प्रकार से थोड़ा सा भी ढील छोड़ेंगे तो ये खत्म हो जाएंगी। जैसे चीता नहीं है, चीता को इम्पोर्ट किया गया है अभी इंडिया के अंदर, चीता काफ़ी टाइम पहले ख़त्म हो गए थे। तो ऐसे ये जो स्पीसीज़ है ये आपकी ऐसे ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, यानी कि ख़त्म होने के कगार पर, बहुत कम है हमारे पास, ठीक, सिर्फ गिनतियों में है हमारे पास। तो ये जो सूची है ये आपकी किसके अंतर्गत आती है? आपका स्केड्यूल 1 में ऐसी एनिमल्स की सूची आ जाती है जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। उन्हें उच्चतम स्तर की सुरक्षा और कड़े संरक्षण इनको प्रदान करती है WPA। स्केड्यूल 2 क्या बोलता है? स्केड्यूल 2 कहता है इसके अंदर ऐसी इंडेंजर्ड स्पीसीज आ जाती हैं, मतलब वो जो ऊपर स्केड्यूल 1 में क्रिटिकली है, बहुत ही गंभीर रूप से है, लेकिन इसके अंदर भी आपकी ऐसी स्पीसीज है जो इंडेंजर्ड है, जो कहीं ना कहीं खत्म हो सकती है, जिसके अंदर आपके क्रोकोडाइल आ जाते हैं, ब्लैक बक आ जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आ जाता है, ठीक है। तो ऐसी लुप्त प्राय प्रजातियाँ इसके अंतर्गत शामिल होती है जिनको भी सुरक्षा कंजर्वेशन की इनको ज़रूरत होती है, इनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। स्केड्यूल 2 के अंदर ये स्पीसीज आ जाती है। स्केड्यूल 3 के अंदर कौन सी स्पीसीज आ जाती है? इसके अंदर प्रोटेक्टेड स्पीसीज आ जाती है, जैसे आपका लियोपर्ड, ठीक है, जैसे तेंदुए, जंगली सूअर या फिर भारतीय चिंकारे जैसी संरक्षित प्रजातियाँ इसके अंदर शामिल है। और कहीं ना कहीं जो ये लॉ है इनको कंजर्व करने का और इनकी जो हंटिंग है इसको रेगुलेट करने का काम इस लॉ के तहत किया जाता है। तो स्केड्यूल 3 के अंदर आपकी ये स्पीसीज आ जाती है। स्केड्यूल 4 के अंदर कौन सी स्पीसीज आ जाती है? कंसिस्ट ऑफ स्पीसीज दैट आर डीम्ड वर्मेन इन स्पेसिफिक एरियाज दैट कैन बी हंटेड अंडर सर्टेन कंडीशंस, यानी कि इसके अंदर कुछ ऐसी स्पीसीज आ जाती है, ऐसी प्रजातियाँ आ जाती है जिनको आप अगर हंट करते हैं, अगर आप इनको शिकार इनका होता है तो कुछ कंडीशंस के तहत होता है, जैसे रैट हो गए, ठीक है, चूहे हो गए, रैट एंड माइस हो गए। तो विशिष्ट क्षेत्रों में वर्मेन इनको माना जाता है और कुछ शर्तों के तहत इनका शिकार किया जा सकता है। स्केड्यूल 5 के अंदर कुछ ऐसे एनिमल आते हैं जिनको हंट किया जा सकता है, परमिशन के तहत आप इनका हंटिंग कर सकते हो, इंक्लूडिंग सर्टेन कुछ बर्ड्स इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, कुछ एनिमल्स है जो कि इंडेंजर्ड नहीं है, मतलब कि काफ़ी स्पीसीज इनकी काफ़ी मात्रा में है ये, तो अगर किसी पर्पज से इनका हंटिंग हो रही है तो परमिशन के साथ की जा सकती है, ठीक है। स्केड्यूल 6 के अंदर प्लांट्स की बात करी गई है, फोकसेस ऑन प्लांट स्पीसीज इंक्लूडिंग रेयर और थ्रेटेंड प्लांट्स। यहाँ पर जो प्लांट्स की बात किस स्केड्यूल के अंदर करी गई है वो स्केड्यूल 6 के अंदर बात करी गई है। तो यहाँ पर कुछ प्लांट की स्पीसीज जिसके अंदर आपके रेयर और थ्रेटेंड प्लांट सारे होते हैं शामिल, इसके अंदर इम्पोज करते हैं रेस्ट्रिक्शंस ऑन देयर कलेक्शन, कल्टीवेशन और ट्रेड, दुर्लभ या संकटग्रस्त पौधों सहित पौधों की प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित करता है और उनके संग्रह, उनको कलेक्ट करने से रिलेटेड उनकी खेती या व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। मतलब कि कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उनको भी ऐसे अप्रूट नहीं कर सकते, उनको भी आप डैमेज नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ से 6 स्केड्यूल थे। आज की वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आई होगी। हरियाणा का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है, हरियाणा का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगी, और जिसको PDF का एक्सेस चाहिए वो यहाँ पर PDF का एक्सेस ले सकता है, ठीक है। और उनको यहाँ पर हरियाणा का जो रिपोर्ट है वो इसके साथ ही मर्ज करके दे दी जाएगी। वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें सभी के साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।